Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College, Hisar. Today I am here to present a lecture on the insect vector sandfly. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंडफ्लाई. सैंडफ्लाई क्या है? These are the blood sucking डिप्टेरन्स और मेनली सैंडी एरियाज में ये मिलते हैं, फाउंड होते हैं सैंडी एरियाज में. तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन. किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिकोटा, सब क्लास डिवीजन होगी एंडोटेरिकोटा और होलोमेटाबोला, ऑर्डर डिप्टीरा, फैमिली साइकोडीडी, सब फैमिली होगी इसकी. जीनस के अकॉर्डिंग इसकी सब फैमिली होगी फेलिबोटोमिनी. ठीक है, फेलिबोटोमिनी इसकी सब फैमिली होगी एंड जीनस इज फेलिबोटोमस. अब इसकी दो स्पीसीज है, जीनस सेम बट स्पीसीज टू जो हमने पढ़नी है, दो स्पीसीज पढ़नी है फेलिबोटोमस की, आर्जेंटिपस एंड सर्जेंटी. दीज आर द टू स्पीसीज ऑफ जीनस फेलिबोटोमस विच इज सैंडफ्लाई. ठीक है, तो जो स्पीसीज फेलिबोटोमस आर्जेंटिपस है, इट कॉजेज विसरल लेशमानियासिस. जो सैंडफ्लाई है ये कॉज करती है डिजीज लेशमानियासिस. लेकिन लेशमानियासिस की भी आगे फर्दर टू टाइप्स होगी. तो जो पी अर्जेंटिपस है ये कॉज करेगी विसरल लेशमानियासिस और काला आजार. ठीक है, और जो फेलिबोटोमस सर्जेंटी है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूटेनियस लेशमानियासिस और ओरिएंटल सोर. ओके, तो टू टाइप्स की लेशमानियासिस डिजीज होगी विच इज कॉज्ड बाय द सैंडफ्लाई. सैंडफ्लाई एक्ट्स एज ए वेक्टर. ठीक है, तो वेक्टर होस्ट टू टाइप्स की, टू स्पीसीज होगी वेक्टर होस्ट, फेलिबोटोमस आर्जेंटिपस एंड फेलिबोटोमस सर्जेंटी. अब हमने पढ़ना है कि मेल सैंडफ्लाई एंड फीमेल सैंडफ्लाई, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज दिस लेशमानियासिस. तो फीमेल जो सैंडफ्लाई है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज लेशमानियासिस. जैसे कि एनोफ्लीज मॉस्किटो में फीमेल एनोफ्लीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज मलेरिया. ठीक है, तो ये क्या होता है, सेम एनोफ्लीज की तरह ही रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइटिंग एंड सकिंग द ब्लड ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. अब ये क्यों करती है? सिर्फ फीमेल सैंडफ्लाई ही क्यों सब करती है ब्लड को? बिकॉज फीमेल्स आर एन ऑटोजीनस रिप्रोड्यूसर्स. उनको अपने एक्स की प्रोडक्शन के लिए कुछ ब्लड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. सो दीज आर द एन autogenous reproducers because they require some blood protein which is necessary for the production of their eggs. और same anopheles की तरह male sandfly also feed on the plant nectar. ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या रीजन है कि सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड सकिंग. अब डिजीजेस कॉज्ड बाय द सैंडफ्लाई फेलिबोटोमस. तीन तरह की डिजीजेस हैं, विसरल लेशमानियासिस, क्यूटेनियस लेशमानियासिस एंड फेलिबोटोमस फीवर. ओके, तो सबसे पहले आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विसरल लेशमानियासिस, VL, काला आजार और ब्लैक फीवर और डमडम फीवर. इसके ये फर्दर 3 नेम्स हो रहे हैं, काला आजार, ब्लैक फीवर एंड डमडम फीवर. मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ लेशमानियासिस है दिस VL, विसरल लेशमानियासिस. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर डिजीज इन द वर्ल्ड. और ये सबसे पहले अटेंशन में आई थी. काला आजार फर्स्ट कम इन अटेंशन इन 1824 इन जिसोर, बांग्लादेश में जिसोर है जहां पर ये सबसे पहले अटेंशन में आई थी कि दिस इज काला आजार डिजीज. ठीक है, जितना भी ग्लोबल बर्डन है विसरल लेशमानियासिस का, अबाउट 90% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द 6 कंट्रीज. मेन 6 कंट्रीज हैं जो कि 90% ग्लोबल बर्डन ऑफ विसरल लेशमानियासिस को कोज करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं. वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी है? फर्स्ट इज बांग्लादेश, सेकंड ब्राजील, थर्ड इथोपिया. इथोपिया के बाद आ गया इंडिया जो हमारा मेन है, जिसको हम मेन कंसीडर करेंगे, एंड देन साउथ सुडान एंड सुडान. इंडिया में जो 70% केसेस है दे आर रिपोर्टेड फ्रॉम द बिहार. और जो डिजीज है वो एंडेमिक है 2 सिटीज में. फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड इज नॉर्थ बिहार. तो इन 2 स्टेट्स में ये डिजीज एंडेमिक है, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ बिहार. और 70% केसेस आते हैं फ्रॉम बिहार. अब लेशमानियासिस के पॉजिटिव एजेंट कौन है? लेशमानिया, दिस इज ए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट.
लेशमानिया से ही इस डिजीज का नाम पड़ा लेशमानियासिस। ठीक है, अब इसकी 4 स्पीसीज है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लेशमानियासिस। फर्स्ट इज लेशमानिया डोनोवेनी, लेशमानिया इन्फेंटम और लेशमानिया चेगेसी। ठीक है, इन्फेंटम को चेगेसी भी कह देते हैं, तो इन्फेंटम और चेगेसी एक ही जीनस एंड स्पीसीज है। ठीक है, तो जो डोनोवेनी एंड इन्फेंटम है, ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ विसरल लेशमानियासिस। लेकिन इसकी जो थर्ड स्पीसीज है लेशमानिया ट्रोपिका विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूटेनियस लेशमानियासिस। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो लाइफ साइकिल दोनों की सेम होएगी, चाहे हम डोनोवेनी की पढ़े चाहे ट्रोपिका की पढ़े। तो मेन हम जो मतलब स्टडी करते हैं वो लेशमानिया डोनोवेनी एंड लेशमानिया ट्रोपिका को स्टडी करते हैं। तो लेशमानिया डोनोवेनी है, it is contributed mainly in East Africa and Indian subcontinent, whereas Leishmania tropica नहीं सॉरी लेशमानिया चेगेसी, क्योंकि अभी हम विसरल पढ़ रहे हैं ना, तो अब विसरल में तुम्हें विसरल के बारे में बताऊंगी, ट्रोपिका को अभी हम छोड़ देते हैं। तो लेशमानिया इन्फेंटम is contributed visceral leishmaniasis in Europe, North Africa and Latin America। अब ये जो प्रोटोजोन है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इसका हैबिटेट क्या है? पैरासिटिक प्रोटोजोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विसरल लेशमानियासिस। मिलेगा हमें रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट। वर्टिब्रेट होस्ट में हम मैन लेकर चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स कौन कौन से? स्प्लीन, लीवर, लिम्फ ग्लैंड्स एंड बोन मैरो। और जो इस प्रोटोजोन की डेवलपिंग स्टेजेस है वो मिलेंगी सैंड फ्लाई के अंदर। सैंड फ्लाई में भी कहाँ पर? मिडगट एंड सिलेवरी ग्लैंड्स में। जैसे कि एनोफिलीज मॉस्किटो में आप लोगों ने पढ़ा था कि मिडगट एंड सिलेवरी ग्लैंड्स में ही इनकी मेनली डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट होती है मिडगट में और फिर वो जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द सिलेवरी ग्लैंड्स। तो सेम एनोफिलीज मॉस्किटो की तरह ये है ये भी, बट इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे लेशमानिया की मॉर्फोलॉजी, क्योंकि पॉजिटिव एजेंट है तो इसके तो हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लेशमानिया, क्योंकि पॉजिटिव एजेंट लेशमानिया है तो इसलिए इसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी जरूरी है। तो लेशमानिया क्या है? इट इज ए डाइमॉर्फिक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। डाइमॉर्फिक की अब 2 फॉर्म्स होगी, क्योंकि डाइमॉर्फिक है तो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट इज ए मेस्टिगोट, ए मेस्टिगोट और लेशमानिया फॉर्म। दिस इज द एडल्ट फॉर्म जो कि वर्टिब्रेट होस्ट में मिलेगी। प्रोमेस्टिगोट और लेप्टोमोनाड फॉर्म जो कि सैंड फ्लाई के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो पहले ए मेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट को हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। तो जो ए मेस्टिगोट स्टेज है इट इज राउंड और ओवल इन शेप, वेयर एज प्रोमेस्टिगोट कैसी है? लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप। अभी मैं आपको डायग्राम भी शो करूंगी इसका। दोनों की दोनों फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स है। ओके, ए मेस्टिगोट भी फ्लैजिलेटेड है, प्रोमेस्टिगोट भी फ्लैजिलेटेड है। लेकिन जो ए मेस्टिगोट है इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, जबकि वो लॉन्ग है। प्रोमेस्टिगोट इज लॉन्ग वेयर एज ए मेस्टिगोट इज स्मॉल इन साइज, अबाउट 1 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, वेयर एज प्रोमेस्टिगोट लॉन्ग शेप में है, लॉन्ग साइज में है। साइटोप्लाज्म दोनों का सेम होता है। साइटोप्लाज्म हैज ए वेसिकुलर न्यूक्लियस, बेसल ग्रेन्यूल एंड ए पैराबेसल बॉडी और काइनेटोप्लास्ट। दोनों में सेम है, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट से दोनों के, लेकिन फ्लैजिलम में दोनों का डिफरेंस है। जो ए मेस्टिगोट स्टेज है उसमें जो फ्लैजिलम है वो बहुत ही स्मॉल है और विद इन द साइटोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलेगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो जो फ्लैजिलम है ए मेस्टिगोट का इट इज विद इन द साइटोप्लास्ट, सो इट इज नोन एज राइजोप्लास्ट। ठीक है, वेयर एज प्रोमेस्टिगोट में जो फ्लैजिलम है इट इज लॉन्ग। ठीक है, निकलेगा बेसल ग्रेन्यूल से ही, लेकिन बॉडी से बाहर निकलेगा। इट इज फ्री इन नेचर, वेयर एज ए मेस्टिगोट में जो फ्लैजिलम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ए मेस्टिगोट स्टेज इज फाउंड इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द विसरल ऑर्गन्स ऑफ द वर्टिब्रेट होस्ट, वेयर एज प्रोमेस्टिगोट स्टेज इज फाउंड इन द गट ऑफ वेक्टर होस्ट विच इज। अब ये इसका डायग्राम आ गया। आप देखोगे कि ए मेस्टिगोट स्टेज राउंड और ओवल शेप में है, पैरासिटिक फॉर्म है, वेयर एज प्रोमेस्टिगोट स्टेज आप देखोगे कि लॉन्ग शेप में है, स्पिंडल शेप है, लॉन्ग साइज है। न्यूक्लियस में आप देखोगे कि सेम काइंड का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है एंड क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट।
आप देखोगे कि दोनों में पैराबेसल बॉडीज आर प्रेजेंट। आप बेसल ग्रेन्यूल की तरफ देखो, क्योंकि बेसल ग्रेन्यूल से मेन फ्लैजिलम का एराइज होता है, तो दोनों के अंदर जो फ्लैजिलम एराइज हो रहा है बेसल ग्रेन्यूल से ही हो रहा है। लेकिन जो ए मेस्टिकोट स्टेज है उसका आप फ्लैजिलम देखोगे कि विद इन साइटोप्लाज्म में बॉडी से बाहर नहीं निकला, तो सो दिस फ्लैजिलम इज नोन एज राइजोप्लास्ट। वेयर एज आप प्रोमेस्टिकोट स्टेज में देखोगे कि जो फ्लैजिलम है वो बॉडी से बाहर निकल आया है, इट इज फ्री। ठीक है, तो मेन डिफरेंस जो इनका मेन है वो है फ्लैजिलम का एंड शेप एंड साइज का डिफरेंस। बाकी इनकी हैबिटेट का तो है ही कि भी एक एंडो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में मिलेंगे वर्टिब्रेट होस्ट में, और दूसरा मिलेगा इन द गट ऑफ द वेक्टर होस्ट विच इज सैंड फ्लाई। अब जो ये लेशमानिया फॉर्म है, ए मेस्टिकोट फॉर्म है, इट इज फर्स्ट आइसोलेटेड इन इंडिया बाय द स्कॉटिश डॉक्टर विलियम लेशमान एंड आयरिश फिजिशियन चार्ल्स डोनोवैन। इसी के बेस पर, दोनों साइंटिस्ट के नेम के बेस पर इसका नाम रखा गया लेशमानिया डोनोवैनी। ठीक है, स्कॉटिश डॉक्टर था विलियम लेशमान, आयरिश फिजिशियन था चार्ल्स डोनोवैन। इन दोनों के नेम के ऊपर इसका नाम रखा गया। मेन जो पॉजिटिव एजेंट है लेशमानिया डोनोवैन। मैं सिर्फ तुम्हें एपिडेमियोलॉजी तक पढ़ाऊंगी, लाइफ साइकिल हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और मैं तुम्हें ढंग से बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी कि भी सेम जैसे कि मलेरिया में था, द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोन इज इनडायरेक्ट एंड इनोक्यूलेटिव। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन ब्लड में सैंड फ्लाई के सलाइवा के साथ इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि मॉस्किटो के टाइम पर हमने पढ़ा था कि भाई जब वो बाइट करेगा तो एलोंग विद सलाइवा पहुंच गया था प्रोटोजोन उसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो सेम इसी तरह इट इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन ब्लड एलोंग विद द सलाइवा ऑफ द सैंड फ्लाई, क्योंकि जो पैरासिटिक फॉर्म है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में आकर एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जैसे ही सैंड फ्लाई किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएगा प्रोटोजोन। ठीक है, लाइफ साइकिल हम कल पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में बताना था, इसलिए मैंने लाइफ साइकिल नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि लाइफ साइकिल में फिर आपको कल ही पढ़ाऊंगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में। कोई नहीं, मैं रिपीट करती हूँ। कोई भी सैंड फ्लाई है उसको इन्फेक्टेड हम तब काउंट करेंगे जब उसके प्रोबोसिस के अंदर प्रोमेस्टिगोट यानी कि लेशमानिया की प्रोमेस्टिगोट स्टेज प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर उसकी प्रोबोसिस के अंदर प्रोमेस्टिगोट स्टेज प्रेजेंट है देन दैट सैंड फ्लाई इज नोन एज इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई। ओके, अब ये इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई ब्लड मील के लिए अगर किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई के सलाइवा के थ्रू प्रोमेस्टिगोट स्टेज ह्यूमन बॉडी की सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ प्रोमेस्टिगोट्स इंजेक्टेड इनटू द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ऑफ होस्ट स्किन, और एरो में मैंने शो कर रखा है थ्रू सलाइवरी कंपोनेंट्स यानी कि सलाइवा के थ्रू। ओके, फिर क्या होता है, जैसे ही प्रोमेस्टिगोट ब्लड वेसल्स में आए उसी टाइम न्यूट्रोफिल्स, ब्लड के न्यूट्रोफिल्स बाइट वाली साइड पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स रैपिडली रिक्रूटेड टू द बाइट साइड। रिक्रूटेड मतलब रीच करना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, उस स्पेस को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो खाली हो गया उस स्पेस को फिल करना स्टार्ट कर देती है। अब ये नेक्स्ट आप डायग्राम में देखोगे कि न्यूट्रोफिल बना हुआ है ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से, और उसके अंदर पिंक कलर से दिखा रखी है प्रोमेस्टिगोट स्टेज, यानी कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर प्रोमेस्टिगोट स्टेज एंटर करना स्टार्ट कर गई। इट मींस दिस इज नाउ द इन्फेक्टेड न्यूट्रोफिल। सबसे पहले प्रोमेस्टिगोट स्टेज जाएगी न्यूट्रोफिल्स के अंदर। ओके, तो नीचे लिखा भी हुआ है न्यूट्रोफिल्स, फेगोसाइटाइज्ड प्रोमेस्टिगोट्स और पैरासाइट, क्योंकि जो प्रोमेस्टिगोट स्टेज है दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है, इसलिए इसको पैरासाइट का नाम दे दिया कि दिस इज द पैरासाइट। जैसे ही न्यूट्रोफिल के अंदर ये प्रोमेस्टिगोट स्टेज पहुंच जाएगी, न्यूट्रोफिल्स थोड़े टाइम बाद इस पैरासाइट को या प्रोमेस्टिगोट स्टेज को रिलीज करेंगे। जैसे ही उसने प्रोमेस्टिगोट को रिलीज किया न्यूट्रोफिल ने, साइड में मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप नेक्स्ट डायग्राम में देखोगे कि ग्रीन कलर से मैंने मैक्रोफेज दिखा रखा है, मैक्रोफेज सेल,
और उसके अंदर पिंक कलर से प्रोमेस्टिगोट स्टेज एंटर कर रही है। तो नीचे लिखा भी हुआ है प्रोमेस्टिगोट्स आर कंज्यूम्ड बाय द मैक्रोफेजेस। जिस टाइम पर मैक्रोफेज प्रोमेस्टिगोट स्टेज को कंज्यूम कर जाएगा, देन दिस प्रोमेस्टिगोट स्टेज कन्वर्टेड इनटू द एमेस्टिगोट स्टेज। ठीक है, तो ये एमेस्टिगोट स्टेज आ गई। नाउ दिस इज द डायग्नोस्टिक स्टेज। जैसे ही प्रोमेस्टिगोट एमेस्टिगोट में कन्वर्ट होएगा, बॉडी में सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे इन्फेक्शन के। ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर के अंदर रेड कलर से मैंने सर्कल में शो कर रखा है, क्योंकि जो एमेस्टिगोट स्टेज है दिस इज ओवल और राउंड इन शेप, इसलिए इसको सर्कल में शो कर रखा है। ओके, और इसके अंदर स्पिंडल शेप था प्रोमेस्टिगोट, तो उसके बाहर जो स्ट्रेट लाइन है दैट वाज द फ्लैजिलम। एमेस्टिगोट में जो फ्लैजिलम है वो अंदर ही होता है साइटोप्लाज्म के, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लैजिलम शो नहीं किया। आपको याद होगा पिछले डायग्राम का। ओके, अब आप नेक्स्ट डायग्राम में देखोगे कि बाइनरी फिजन हो रहा है एमेस्टिगोट का। थ्रू बाइनरी फिजन एमेस्टिगोट स्टार्ट्स मल्टीप्लाई। तो आप नेक्स्ट डायग्राम में देखोगे कि ग्रीन कलर में मैंने मैक्रोफेज दिखा रखा है और जो रेड कलर से दिखा रखे हैं उसके अंदर कई सारी डॉट्स दिखाई हैं। इट मींस एमेस्टिगोट स्टार्ट्स मल्टीप्लाई in the cells of various tissues including macrophages. Now this is also the diagnostic stage. अब ये macrophage जो सा है, now this is known as infected macrophage. जब ये काफी सारी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो मैक्रोफेज एकदम से बर्स्ट हो जाएगा बाय रिलीजिंग एमेस्टिगोट्स फ्रॉम द सेल। मैक्रोफेज में से एमेस्टिगोट्स स्टेज रिलीज हो जाएगी बॉडी के अंदर। यहां तक था ह्यूमन साइकिल। ठीक है, क्लियर है? ह्यूमन इज द प्राइमरी होस्ट। अब हम चलेंगे सैंड फ्लाई की साइकिल। अब ये ह्यूमन बीइंग को बाइट ह्यूमन बीइंग के अंदर एमेस्टिगोट्स रिलीज हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि अब एक अनदर सैंड फ्लाई अगर ऐसे ह्यूमन बीइंग को, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो थ्रू ब्लड मील ये एमेस्टिगोट्स उसके अंदर पहुंच जाएंगे, सैंड फ्लाई के अंदर। अब आप देखोगे कि नेक्स्ट डायग्राम में मैंने एक तरफ एरो करके दे रखा है, बाइट बाय अनदर सैंड फ्लाई, ह्यूमन बीइंग को बाइट करा और ये जो एमेस्टिगोट्स निकल गए थे, रिलीज हो गए थे ड्यूरिंग ब्लड मील, दे एंटर इनटू द सैंड फ्लाई। अब मैंने ये एमेस्टिगोट स्टेज दिखा रखी है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में थी, कई सारे जाएंगे एमेस्टिगोट्स अंदर। ठीक है, ये मिडगट में पहुंच गए एमेस्टिगोट्स। मिडगट में पहुंचते साथ ही दीज एमेस्टिगोट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोमेस्टिगोट्स। ठीक है, यानी कि कन्वर्शन कहां पर होगा इन्फेक्टिव स्टेज का? इन द मिडगट। जैसे ही एमेस्टिगोट स्टेज मिडगट में पहुंची सैंड फ्लाई के, दीज आर कन्वर्टेड इनटू प्रोमेस्टिगोट्स। अब स्पिंडल शेप के दिखा रखे हैं, थोड़ा ट्राइंगल बना हुआ है बट स्पिंडल शेप की भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, और फ्लैजिलम बाहर निकला हुआ है। ओके, नाउ दीज प्रोमेस्टिगोट्स स्टार्ट्स माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द इंटीरियर मिडगट एंड फोरगट। ठीक है, एंड दे आर लॉज्ड एट द स्टोमेडियल वॉल। स्टोमेडियल वॉल क्या हुई? फोरगट की इन्वेजिनेशन इनटू द मिडगट। तो स्टोमेडियल वॉल क्या है? इन्वेजिनेशन ऑफ फोरगट इनटू द मिडगट। और जब ये स्टोमेडियल वॉल पे पहुंच जाएगी तो प्रोमेस्टिगोट्स की मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखोगे कि पहले मैंने मिडगट के टाइम पर थ्री प्रोमेस्टिगोट्स दिखा रखे हैं, मगर जब उसकी मल्टीप्लीकेशन हुई तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई में दिखा रखे हैं, कई सारे दिखा रखे हैं। ओके, नाउ दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज एट द स्टोमेडियल वॉल। स्टोमेडियल वॉल से दीज स्टार्ट्स माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द प्रोबोसिस ऑफ द सैंड फ्लाई। ठीक है, अब सैंड फ्लाई के प्रोबोसिस में पहुंच गए। और अभी हमने जब स्टार्ट किया था तब मैंने यही बात कही थी कि जो प्रोमेस्टिगोट स्टेज है इट इज एक्यूमुलेटेड इन द प्रोबोसिस ऑफ द सैंड फ्लाई। अगर प्रोमेस्टिगोट स्टेज सैंड फ्लाई के प्रोबोसिस में प्रेजेंट है, ओनली देन इट is capable of transferring promestigode into the human body during the blood meal. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. और ये कंप्लीट डायग्राम है, आपको इसको इसी तरह से ड्रॉ करना है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि आप इसको थ्योरेटिकल लिखो। अगर आपको लेंथी करना है
मार्क्स के हिसाब से देख लेना, अगर लेंथी करना है तो मतलब अगर थोड़े से ज्यादा मार्क्स का आ गया तो आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, अब हम चलेंगे सिम्टम्स ऑफ विसरल लेशमानियासिस। जब भी विसरल लेशमानियासिस आ गया, आपको लाइफ साइकिल लेशमानिया की देनी है। ठीक है, विसरल आ गया तो लेशमानिया डोनोवेनी नाम लिख देना, और अगर क्यूटेनियस आ गया देन लेशमानिया ट्रोपिका। ओके, तो आपको लाइफ साइकिल देनी ही देनी है अगर विसरल लेशमानियासिस आ गया। सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट सिम्टम है क्योंकि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पर इफेक्ट करेगी, विसरल ऑर्गन्स पर इफेक्ट करेगी, इसलिए विसरल ऑर्गन्स मैंने पहले भी बताए थे, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, ये सारे विसरल ऑर्गन्स हैं। क्योंकि विसरल ऑर्गन्स पर इफेक्ट होते हैं इसलिए उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। एनलार्जमेंट क्यों हुई? ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे विसरल ऑर्गन्स एनलार्ज हो जाएंगे। कांस्टेंट फीवर रहेगा, एनीमिया है, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, सो इट इज नोन एज काला आजार और ब्लैक फीवर, क्योंकि इसके अंदर जो स्किन है वो ब्लैक पड़ जाएगी, सो कॉल्ड काला आजार और ब्लैक फीवर। अब क्या होता है कि जो पैरासाइट है यानी कि जो लेशमानिया है, इट इज नॉट एक्चुअली द पॉजिटिव एजेंट फॉर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लेशमानिया किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ का कॉज नहीं है। डेथ किस लिए होती है? कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, सो चांसेस ऑफ डेथ बिकम्स हाई। दस पैरासाइट इटसेल्फ इज नॉट यूजुअली द डायरेक्ट कॉज ऑफ द डेथ। पैरासाइट इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेथ के, लेकिन पैरासाइट की वजह से जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है उसकी वजह से डेथ होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट पॉजिटिव एजेंट फॉर डेथ पैरासाइट नहीं है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा देन पैरासाइट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ह्यूमन बीइंग रिकवर कर जाएगा जल्दी। अब जैसे कोविड के केस में भी अगर इम्यून सिस्टम वीक है तभी डेथ हो रही है, अगर इम्यून सिस्टम सही है तो वो पर्सन रिकवर कर जाता है। लेकिन जो बंदे मर रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से मर रहे हैं कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। तो जैसे ही वायरस ने अटैक किया उनके सारे ऑर्गन्स फेल होने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंक्रीज चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, टीबी, एड्स। तो ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि इस टाइम पर ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन किसी भी पर्सन पर अटैक कर दे। इसके अलावा है पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमानियासिस, PKDL। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है विसरल लेशमानियासिस की। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर है हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूलर एंड नोडुलर रैशेस ऑन द स्किन। मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्यूलर मतलब धब्बेदार स्पॉटेड बॉडी हो जाती है, नोड्यूलर मतलब गांठ वाली, स्पॉटेड प्लस गांठ वाली, नोड्यूलर, इस तरह के रैशेस पड़ जाते हैं स्किन पर। इवन रिकवरी भी कर जाए तब भी रैशेस रह जाएंगे स्किन के ऊपर, इसीलिए दीज आर द पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमानियासिस। कि वो काला आजार यानी कि विसरल लेशमानियासिस से तो रिकवर कर गया बट अभी भी उसकी बॉडी पर रैशेस प्रेजेंट है। किस तरह के रैशेस प्रेजेंट है? स्पॉटेड एंड नोड्यूलर। ठीक है, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूलर एंड नोडुलर रैशेस ऑन द स्किन इवन आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द काला आजार। क्लियर सिम्टम्स। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करेंगे? फर्स्ट है विजुअलाइजेशन ऑफ एस्पिरेट्स इन द स्प्लेनिक और बोन मैरो एस्पिरेट। एस्पिरेट क्या होता है कि भाई जैसे बोन मैरो का एग्जांपल ले लो, बोन मैरो के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को नीडल से निकालते हैं, तो इसको हम कहेंगे एस्पिरेट। यानी कि फ्लूइड ऑफ द बोन मैरो इज इंजेक्टेड थ्रू ए नीडल, देन दैट फ्लूइड जो कि इंजेक्ट किया नीडल के थ्रू, दैट वाज द एस्पिरेट। इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया और बोन मैरो एस्पिरेट।
तो जैसे ही वो फ्लूइड निकालेंगे उसके अंदर माइक्रोस्कोप के थ्रू वो एमएसटी-गोट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं कि एमएसटी-गोट्स आर प्रेजेंट। इट मींस दिस लिखा भी था हमने वहां, दिस इज द डायग्नोस्टिक स्टेज। ठीक है, डायग्नोस्टिक स्टेज मतलब जिस स्टेज पर हम जाकर किसी भी इंफेक्शन की डायग्नोस कर सकें कि भाई अब ये पर्सन इन्फेक्टेड है। ओके, सेकेंड मेथड है डायग्नोसिस का सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें 2 टाइप्स के टेस्ट हैं। फर्स्ट इज RK39 इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 92% पेशेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट देता है, करेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब ये चीज मेन है कि करेक्ट रिजल्ट्स देता है, ये नहीं कि भी फेक पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज विसरल लेशमानियासिस। सेकेंड टेस्ट है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें क्या है कि 64% करेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, बाकी के यानी कि 36% फेक भी हो सकते हैं, नेगेटिव मतलब मान लो नहीं भी होगा तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इट मीन्स करेक्ट जो रिजल्ट आते हैं वो सिर्फ 64% है, जबकि उसका रेशो 92% है। इट मीन्स फर्स्ट दिस RK39 इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट, बेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट। सेकंड भी है, मतलब 2 टेस्ट उन्होंने दे तो रखे हैं, बट बेस्ट टेस्ट इज RK39। क्लियर? नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट विसरल लेशमानियासिस। कोई वैक्सीन नहीं है काला आजार के ट्रीटमेंट के लिए, कोई प्रिवेंटिव ड्रग नहीं है, लेकिन कुछ फिर भी इन्होंने कुछ रेपेलेंट्स और कुछ इंसेक्टिसाइड्स बताए हैं, वो तो वेक्टर को मारने के लिए हैं। बट एज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विसरल लेशमानियासिस देयर इज नो वैक्सीन और प्रिवेंटिव ड्रग्स। ठीक है, सिर्फ सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो सैंड फ्लाई की बाइट से। बेस्ट मेथड यही है। तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई प्रिवेंटिव ड्रग्स नहीं है। आप नीचे देखोगे जो मैंने सर्कल में लिखा हुआ है, फेब 2012 में इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की एक क्लिनिकल ट्रायल फॉर द काला आजार वैक्सीन। सिर्फ लॉन्च की, लेकिन उसके सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आए, तभी हम लिखते हैं कि नो वैक्सीन इज अवेलेबल। ठीक है, तो सक्सेसफुल रिजल्ट्स कब आते हैं? जब वो 95% तक सक्सेसफुल हो, लेकिन वो सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल तक होकर रह गई। ठीक है, और ये साइड में एक और लिखा हुआ है उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। इसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया क्योंकि इसने एक एंटीमोनियल कंपाउंड की डिस्कवरी की थी जो कि ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार के लिए सक्सेसफुल है। ठीक है, तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1929 इन मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ एन एंटीमोनियल कंपाउंड यूरियस टीबेमाइन। सबसे पहले हमने ये पढ़ना है क्यूटेनियस लेशमानियासिस। दिस इज आल्सो नोन एज ओरिएंटल सोर और ट्रॉपिकल सोर और डेली बॉयल और एलिको बॉयल। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको डेली बॉयल क्यों कहते हैं और एलिको बॉयल क्यों कहते हैं। कि तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर रूजल, उसने एक टर्किश पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था, तब उसने सबसे पहले दिस क्यूटेनियस लेशमानियासिस को रिपोर्ट किया। ठीक है, अब मैं जगह जगह आपको क्यूटेनियस लेशमानियासिस को कैपिटल CL से डिनोट करूंगी, तो जहां पर भी CL लिखा हुआ हो इट मींस दैट वाज क्यूटेनियस लेशमानियासिस। ठीक है, तो एलिको बॉयल के नाम से सबसे पहले अलेक्जेंडर रूजल ने एक टर्किश पेशेंट को एग्जामिन करते हुए क्यूटेनियस लेशमानियासिस को रिपोर्ट किया। पॉजिटिव एजेंट है इसका लेशमानिया ट्रॉपिका, वेयर एज इन विसरल लेशमानियासिस पॉजिटिव एजेंट इज लेशमानिया डोनोवेना। इटियोलॉजी है और इटियोलॉजी और पॉजिटिव एजेंट हो गया। अब क्या है कि भी जब हमने विसरल लेशमानियासिस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि पैरासाइट कहाँ पर मिला था हमें, इन द विसरल ऑर्गन्स, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट, whereas in case of cutaneous leishmaniasis the parasite is found in the endothelial cells of skin blood capillaries। यहाँ विसरल ऑर्गन्स की जगह आ गया स्किन ब्लड कैपिलरीज।
रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स की जगह आ गया एंडोथीलियल सेल्स, और होस्ट वही है वर्टिब्रेट होस्ट, इट मींस मैन। डेवलपिंग स्टेजेस जैसे कि विसरल लेशमानियासिस में मिली थी, सेम उसी तरह डेवलपिंग स्टेजेस आर आल्सो फाउंड इन द मिडगट एंड सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ द वेक्टर होस्ट। ओके, अब इसका प्राइमरी होस्ट हो गया ह्यूमन बीइंग, सेकेंडरी और वेक्टर होस्ट हो गया सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई में भी इसकी स्पीसीज चेंज होगी, फिलीबोटेमस सर्जेंटी। ठीक है, रेजरवायर होस्ट हो गए इसमें बग्स एंड रोडेंट्स, और विसरल लेशमानियासिस में थे रेजरवायर होस्ट थे केनाइन्स, जिसमें आ गए थे डॉग्स। फ्रीक्वेंसी क्या है क्यूटेनियस लेशमानियासिस की? एंडेमिक है इन ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अबाउट 90% केसेस ऑफ क्यूटेनियस लेशमानियासिस रिपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, अल्जीरिया, ब्राजील, कोलंबिया, ईरान, पाकिस्तान, पेरू, सऊदी अरेबिया एंड साइरिया। ठीक है, लेकिन ईरान में ये सबसे एंडेमिक है, सबसे मोस्ट एंडेमिक इज इन ईरान। ईरान में क्यूटेनियस लेशमानियासिस 2 फॉर्म्स में फाउंड हुई। फर्स्ट इज जूनोटिक एंड सेकेंड इज एंथ्रोपोनोटिक। जूनोटिक आपको पता ही है कि द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वर्टिब्रेट एनिमल्स टू द ह्यूमंस। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है एंथ्रोपोनोटिक, जिसमें डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमंस टू द वर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, तो ईरान में दिस क्यूटेनियस लेशमानियासिस अकर्स इन 2 फॉर्म्स। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में ये सबसे ज्यादा एंडेमिक है थार डेजर्ट्स, बीकानेर एंड राजस्थान में। 3 एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जहां पर दिस क्यूटेनियस लेशमानियासिस इज एंडेमिक। ओके, अब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़नी हो लेशमानिया ट्रोपिका की, वो सेम है जैसे कि हमने विसरल लेशमानियासिस में पढ़ी थी। लेशमानिया डोनोवेनी और लेशमानिया ट्रोपिका की मॉर्फोलॉजी सेम है। इसी तरह एपिडेमियोलॉजी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ लेशमानिया ट्रोपिका बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने उसमें विसरल लेशमानियासिस में पढ़ा था, इनडायरेक्ट एंड इनोक्यूलेटिव थ्रू द सेलाइवा ऑफ सैंड फ्लाई। ठीक है, लाइफ साइकिल भी हमने पढ़नी हो लेशमानिया ट्रोपिका की, इट इज बिल्कुल सिमिलर टू लेशमानिया डोनोवेनी। प्रोफाइलेक्सिस यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स आर आल्सो सिमिलर टू विसरल लेशमानियासिस। तो ये 4 चीजें हैं जो कि विसरल लेशमानियासिस के बिल्कुल सेम है। जो आप विसरल लेशमानियासिस के लिए लिखोगे वही नाम चेंज करके क्यूटेनियस के लिए लिख दोगे। सिम्टम्स क्या है क्यूटेनियस लेशमानियासिस के? जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर लंप लाइक बॉयल्स मतलब जो बॉडी की स्किन जैसे फूल जाती है, स्वेलो कर जाती है, तो वो सिर्फ स्किन स्वेलो करती है और ऐसे लगता है कि वहां पर बॉइलिंग हो रही है। तो लंप लाइक बॉयल्स ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्सपोज्ड पार्ट में आगे हमारे हैंड्स, फीट, लेग्स एंड फेस। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपोज्ड पार्ट्स को लॉन्ग स्लीव वाली शर्ट से कवर करके रखो, लॉन्ग पैंट्स डालो, सॉक्स डालो, फेस को कवर करके रखो ताकि सैंड फ्लाई का मतलब अफेक्टेड एरियाज में सैंड फ्लाई आपको बाइट ना कर सके। अब ये लंप लाइक बॉयल्स क्या होते हैं? दीज टर्न टू अल्सर्स लिविंग लाइफ लॉन्ग स्कार्स। निशान पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर लाइफ लॉन्ग अगर ये अल्सर में कन्वर्ट हो गए तो। थेरेपी क्या है इसकी, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है? रेगुलर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ द स्किन बॉयल्स। रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए, ड्रेसिंग करनी चाहिए। ड्रग्स कौन कौन सी कॉमनली यूज करते हैं हम लोग? इंजेक्शन की फॉर्म में यूज करेंगे हम स्टेबेरिन, बर्बेरिन सल्फेट। 2 इंजेक्शंस की फॉर्म में हम इसको ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, स्टेबेरिन एंड बर्बेरिन सल्फेट। ओरल डोजेस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम ड्रग डिहाइड्रोएमेटिन। एंटीबायोटिक एज ए ओरल एजेंट यूज कर सकते हैं हम माइल्डफोसिन। ठीक है, तो ये these 3 are the 3 ways to use the drugs. First is in injection form, second is in oral dosage form, third antibiotic की फॉर्म में but as oral agent, यानी कि oral फॉर्म में हमने लेनी है एंटीबायोटिक। ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक? फिर आता है डायग्नोसिस। क्यूटेनियस लेशमानियासिस इज डायग्नोस्ड बाय द 4 मेथड्स। फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ नॉन हीलिंग एंड रेस स्केलिंग लेजिस।
जो हमारे लम्प लाइक बॉयल्स बॉडी के ऊपर आए हैं उनकी बेसिस पर की उनकी अपीयरेंस कैसी है, नॉन हीलिंग है, रेज्ड है, स्केलिंग लेजेस है। सेकेंड है डीएनए डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थर्ड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ए मेस्टिगोट्स बाय इन विट्रो कल्चर्स ऑफ द स्किन स्मीयर्स। इन विट्रो मतलब जो कि आउटसाइड द बॉडी कलेक्ट किए जाए, कल्चर किए जाए। नेक्स्ट है इम्यूनो डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइट एंटीजेंस। इम्यूनो डायग्नोसिस की जाती है पैरासाइट के एंटीजेंस की। तो ये हमारा क्यूटेनियस लेशमानियासिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। थर्ड डिजीज जो कि सैंड फ्लाई के थ्रू कॉज होएगी दैट वाज फेलिबोटमस फीवर। पेपाटाकी फीवर भी कहते हैं इसको, सैंड फ्लाई फीवर भी कहते हैं, एंड 3-day फीवर, इट इज आल्सो नोन एज 3-day फीवर, क्योंकि 3 दिन तक मेनली ये फीवर चलता है इसलिए इसको 3-day फीवर भी कहते हैं। ये वेक्टर बोर्न अर्बो वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस की इन्फेक्शन है। ये वेक्टर वायरस को कैरी करेगा और हम तक पहुंचाएगा, जिसकी वजह से दिस इज नॉन एज फेलिबोटमस फीवर। वेक्टर बोर्न वायरल बोर्न डिजीज है ये। इंक्यूबेशन पीरियड है फ्यू डेज। मेनली ये डिजीज अगस्त में ओकर होती है बिकॉज सैंड फ्लाइज आर वेरी मच एक्टिव ड्यूरिंग दिस मंथ। It occurs in the subtropical regions of the eastern hemisphere. पॉजिटिव एजेंट है, वायरस के थ्रू हो रही है, तो वायरस कौन सा है? आरएनए वायरस है, फ्लीबो वायरस। अब इस फ्लीबो वायरस की 4 सीरोटाइप्स हैं जो कि इस फेलिबोटमस फीवर को कॉज करेंगी। ठीक है, तो इस फ्लीबो वायरस की 4 सीरोटाइप्स क्या क्या है? नेपलिस वायरस, साइप्रस वायरस, सिसिलियन वायरस एंड टोस्काना वायरस। ये होगी फ्लीबो वायरस की 4 सीरोटाइप्स। नेपलिस वायरस, साइप्रस वायरस, सिसिलियन वायरस एंड टोस्काना वायरस। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? सेम उसी तरह जैसे कि पहले दोनों थी, क्यूटेनियस एंड विसिरल। Transmission is indirect and inoculating. Due to the bite of Phalibotemi sandfly या Phalibotemi sandfly की भी आगे 3 स्पीसीज आ गई जो कि इस फीवर को कॉज करेंगी। पहली तो हो गई, पहली स्पीसीज होगी Phalibotemus पेपाटासिस, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा पेपाटाकी फीवर। सेकेंड आ गई Phalibotemus perniciosus। ओके, थर्ड हो गई Phalibotemus perfilievi। 3 स्पीसीज है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलिबोटमस फीवर। तो आपको 4 वायरस के नाम याद करने हैं। ठीक है, सीरोटाइप्स ऑफ फ्लीबो वायरस, 4 सीरोटाइप्स, और 3 तरह की आपको इसमें स्पीसीज याद करनी है फेलिबोटमस की, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। सिम्टम्स आगे इसके, फीलिंग ऑफ लेसीट्यूड। लेसीट्यूड मतलब जिसमें कोई भी पेशेंट लैक ऑफ एनर्जी फील करे अपने अंदर की भी, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी कंज्यूम हो गई उसकी सारी, एग्जॉस्ट हो चुका है वो, तो दैट वाज द टर्म लेसीट्यूड, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, ये तो आपको पता ही है, एंड चिल्स फॉलोड बाय द फीवर ऑफ 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि हम कहेंगे कि पेशेंट को 2 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर हो सकता है, और इतने टेम्परेचर में उसको चिलिंग फीलिंग होएगी कि उसको ठंड लग रही है। ओके, स्फीयर फ्रंटल हेडेक, सामने की तरफ से सिर में पेन होएगा। मस्कुलर एंड जॉइंट एचिस, नोजिया, वॉमिटिंग। अब ये नोजिया एंड वॉमिटिंग बोथ आर द सेम थिंग्स, बट नोजिया में क्या होता है? फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होती है, बट वॉमिटिंग में वॉमिटिंग लग जाती है, इसलिए इसको हमने 2 टर्म्स यूज करी। नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, एंड वॉमिटिंग मतलब आपको लग गई वॉमिटिंग। ओके, देन फ्लशिंग ऑफ फेस, यानी कि फेस पे हमेशा पसीने रहेंगे, स्वेटिंग आती रहेगी, फेस हमेशा गीला गीला फील होता रहेगा, इसलिए फ्लशिंग ऑफ फेस, हमेशा पानी टपकता रहेगा उसके ऊपर से। देन फास्ट हार्ट रेट, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस फेलिबोटमस फीवर। लेकिन 2 डेज के बाद, आफ्टर 2 डेज, क्योंकि ये 3 डे फीवर है, तो 2 दिन बाद फीवर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा
और टेम्परेचर जो है बॉडी का नॉर्मल पर आ जाएगा। तो फीवर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल। टेम्परेचर नॉर्मल तो आ गया, ठीक है, लेकिन पेशेंट को फिटीक फील होगी, हर वक्त थकावट लगेगी, बीपी उसका लो रहेगा फॉर ए फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स। ये सारी फिटीक एंड लो बीपी की कंडीशन रहेगी फ्यू डेज से सेवरल वीक्स तक, ठीक है। तो दो fatigue and low BP may persist for a few days to several weeks, but complete recovery is the rule. complete recovery हो जाएगी few weeks के बाद, because ये rule है कि because this is a self-limiting infectious disease, कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही रिकवरी हो जाएगी, बट कुछ टाइम तक सिम्टम्स रहते हैं इसके। ओके, डायग्नोसिस इसकी करेंगे हम बाय द सीरोलॉजी बेस्ड एसेस या क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड। थेरेपी है इसकी, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ पेन किलर्स एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी यूजफुल। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इसके कि भी सैंड फ्लाई की बाइट से प्रिवेंट होने के लिए आपको मॉस्किटो नेट्स यूज करने चाहिए, ताकि नेट्स के थ्रू सैंड फ्लाई अंदर आ ही ना पाए। और सेकंड ये है कि जो भी ब्रीडिंग ग्राउंड हैं सैंड फ्लाई के, उन पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए या इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट दे देनी चाहिए, ताकि सैंड फ्लाइज का कंट्रोल हो सके। क्लियर है यहाँ तक तीनों डिजीज, क्यूटेनियस, विसरल एंड फेलिबोटेमस फीवर? यस मैम। ओके, नाउ हम चलेंगे, मूव करेंगे कंट्रोल ऑफ सैंड फ्लाई। कि सैंड फ्लाई को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि मेन पॉजिटिव एजेंट तो अब हम इसमें देखें कि वेक्टर ही है। अगर वेक्टर ही ना होता तो जो ये लेशमानिया प्रोटोजोन है ये ट्रांसफर ही ना हो पाता हमारे तक। तो वेक्टर को ही खत्म कर दें अगर हम, तो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल ऑफ सैंड फ्लाइज, सबसे पहले टू रिड्यूस ह्यूमन वेक्टर कंटेक्ट, ह्यूमन और वेक्टर का कंटेक्ट ही ना हो आपस में, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस ह्यूमन वेक्टर कांटेक्ट, फर्स्ट है सारी की सारी आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड कर दो अगर सैंड फ्लाई का अटैक ज्यादा है उस एरिया में तो। ओके, तो अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज स्पेशली फ्रॉम डस्क टू डाउन, wear long sleeved shirts, long pants and socks, stay in well screened areas, spraying of insecticides in living or sleeping areas, use insecticide treated nets, ITN, अब ये शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, ITN is an important anti-leishmaniasis program। जो हम नेट्स यूज करते हैं, मॉस्किटो नेट्स यूज करते हैं, उस पर ही इंसेक्टिसाइड की ट्रीटमेंट करवा दो तो दिस इज द बेस्ट। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, इट इज टू अप्लाई इंसेक्ट रेपेलेंट्स टू द एक्सपोज्ड स्किन। इंसेक्ट रेपेलेंट अब 3 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट इज रेपेलेंट कंटेनिंग DEET केमिकल, DEET मैंने पहले भी बताया था, NN डाइथाइल मेटाटोल्यूमाइड। सेकेंड हो गया सिट्रोनेला कैंडल्स, ये भी आपने पीछे पढ़ा था, तो सिट्रोनेला कैंडल्स आर द गुड रेपेलेंट्स, लेकिन वर्ल्ड वाइड सिंस 1998 से यूज हो रहा है सॉवर रेपेलेंट्स विच कंटेन्स 20% पिकारिडिन। पिकारिडिन कंटेन करते हैं दिस सॉयर रेपेलेंट्स, और ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है सिंस 1998, यानी कि सबसे पुराने रेपेलेंट्स हो गए हमारे पास दिस सॉयर रेपेलेंट्स। अब आ गया केमिकल कंट्रोल ऑफ सैंड फ्लाइज। तो केमिकल कंट्रोल में सबसे पहले शुगर बेट बनाओ, शुगर बेट हो गई तो सैंड फ्लाई उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगी, लेकिन अब क्या करते हैं सैंड फ्लाई को मारने के लिए उस शुगर बेट के अंदर एक टॉक्सिन डाल देते हैं, डाइनिटोफ्यूरन, ठीक है। अब शुगर बेट है, शुगर की तरफ सैंड फ्लाई अट्रैक्ट होएगी, उसके अंदर टॉक्सिन है डाइनिटोफ्यूरन, उसको खाकर सैंड फ्लाई मर जाएगी। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव टॉक्सिक शुगर बेट ATSB इज यूज टू कंट्रोल सैंड फ्लाइज, और उसके अंदर टॉक्सिन हो गया डाइनिटोफ्यूरन। सेकेंड हो गया कि हम जो कैटल्स हैं हमारी, उन कैटल्स को अगर हम फीड करा दें एक इंसेक्टिसाइड विद ए लॉन्ग हाफ लाइफ, लेकिन इस इंसेक्टिसाइड को हमने यूज करना है एट ए लो कंसंट्रेशन। ये कैटल्स के लिए है कि कैटल पे कैसे कंट्रोल करोगे आप सैंड फ्लाई का अटैक। तो इंसेक्टिसाइड विद लॉन्ग हाफ लाइफ इज
fipronil. This fipronil is the insecticide with long half-life, but it is used at low concentration and fed to cattle. It does not harm cattle. लेकिन ये क्या करेगी, किल करेगी एडल्ट्स को विच आर ब्लड सकिंग एंड लार्वी को जो कि कैटल्स के फीसिस पर फीड करते हैं. ठीक है, तो कैटल के फीसिस तो जहाँ कैटल मिलेगी वहां उसके फीसिस तो पड़े ही होंगे, तो उसमें लार्वा होते हैं. अब अगर कैटल ने इस इंसेक्टिसाइड को एज ए फीड खा रखा है तो वो लार्वी अपने आप ही मर जाएंगे. कैटल फीसिस में इंसेक्टिसाइड निकलेगा और लार्वी मर जाएंगे. इसी तरह अगर उसने खा रखे है तो अगर एडल्ट आकर उस कैटल का ब्लड सक करेगा तो उसके अंदर इंसेक्टिसाइड चला जाएगा और एडल्ट भी डाई हो जाएगा. ठीक है, थर्ड तरह के रेजिडुअल स्प्रे ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें हम 2 टाइप्स के रेजिडुअल स्प्रे यूज करेंगे, डेल्टामेथ्रिन एंड पायरीथ्रॉइड. ये दोनों किल कर देंगे एडल्ट सैंड फ्लाइज को. तो लार्वा के लिए हमारे पास मेनली एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, बट एडल्ट्स के लिए 2 तरह के होंगे, इंसेक्टिसाइड विद ए लॉन्ग हाफ लाइफ एंड रेजिडुअल स्प्रे ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड. लेकिन हमने पीछे भी पढ़ा था कि सैंड फ्लाइज बहुत रेजिस्टेंट होती जा रही है इंसेक्टिसाइड्स के, तो सैंड फ्लाइज बिकम्स मोर एंड मोर रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स. और बिहार में अबाउट 60% पार्ट ऐसा है जिसमें सैंड फ्लाइज रेजिस्टेंट हो चुकी है इंसेक्टिसाइड से. ओके, क्लियर? केमिकल कंट्रोल. यस मैम. फिर हम चलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सैंड फ्लाइज. बायोलॉजिकल कंट्रोल में कीनिया में एक ट्रायल किया गया कि उनकी जो लोकल सॉइल थी उसके अंदर एक फंजाई मिलती थी, दैट वाज एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई. तो उनकी लोकल सॉइल के अंदर ही एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई मिल रही थी, जिसके ऊपर कीनिया ने ट्रायल की अपनी लोकल सॉइल के ऊपर. ये फंजाई क्या करती है कि जो एडल्ट सैंड फ्लाइज है और उनके लार्वा है उनके ऊपर अटैच हो जाएगी एज ए पैरासाइट. ठीक है, तो ये एडल्ट और लार्वा के ऊपर ये फंजाई अटैच होगी एज ए पैरासाइट और उनको किल कर देगी. ठीक है, ओके. तो एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई विच इज फाउंड इन द local soil of Kenya, trials were done on this local soil. This fungi attach onto the adult sandflies and larvae as a parasite and kill them. Second method है larval control के लिए, जिसमें बैक्टीरिया यूज किया गया Bacillus sphaericus. ठीक है, इस बैक्टीरिया को यूज किया फॉर लार्वल कंट्रोल. इसमें क्या किया कि Bacillus sphaericus कंटेनिंग बेट्स तैयार की गई. इन बेट्स को एडल्ट सैंड फ्लाइज को खिलाया गया. एडल्ट सैंड फ्लाइज ने ये बेट खाई. खाने के बाद वो उस थोड़ा सा खाना अपने हैबिटेट में ले गई जहां पर उनके लार्वा थे. तो उन्होंने अपने लार्वा को भी वो बेट्स खिला दी. तो उन बेट्स की वजह से लार्वा मोर्टेलिटी अकर्स. ओके, तो इसमें क्या किया गया, बैक्टीरिया Bacillus sphaericus containing baits are fed to the adult sandflies. They carry bacterial control agent to the larval habitats, resulting in larval mortality. Clear है ये पॉइंट? थर्ड है स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक. स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक SIT. इसके अंदर किया गया कि जो वाइल्ड वेराइटीज थी सैंड फ्लाइज के मेल की, जो वाइल्ड वेराइटीज थी उनको स्टीराइल कर दिया. ठीक है, तो अब कुछ तो वाइल्ड रह गई, कुछ स्टीराइल भी होगी, क्योंकि सबको तो हम स्टीराइल नहीं कर सकते. तो कुछ वाइल्ड वेराइटीज रह गई मेल्स की और कुछ स्टीराइल मेल आ गए एनवायरमेंट के अंदर. अब क्या होएगा कि जो स्टीराइल मेल से ये compete करेंगे वाइल्ड मेल से टू मेट विद द फीमेल्स. और जो फीमेल्स पॉपुलेट कर जाएंगी स्टीराइल मेल्स के साथ, दे प्रोड्यूस नो ऑफस्प्रिंग. और जो फीमेल्स पॉपुलेट करेंगी वाइल्ड मेल के साथ वो प्रोड्यूस करेंगी ऑफस्प्रिंग्स. तो इसमें क्या है कि भी अगर स्टीराइल मेल्स को हम लार्ज क्वांटिटी में रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट में तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं होंगे. दिस रिड्यूसेस नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन ऑफ द वेक्टर सैंडफ्लाई. ठीक है, तो स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक में क्या किया गया, स्टीराइल मेल सैंडफ्लाइज आर रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड सैंडफ्लाइज. Sterile males compete with the wild males to mate with the females. The females which copulate with sterile males, जैसे कि मैंने नीचे क्रॉस करके भी दिखा रखा है,
they produce no offspring. This reduces next generation population of the vector sandfly, whereas the sandflies, female sandflies which mate with the wild males, they produce only offspring. Okay, clear? तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर, चैप्टर नहीं कह सकते, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है सैंडफ्लाइज का। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हाउस फ्लाई एज मैकेनिकल वेक्टर्स, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। आज हमने ये टॉपिक खत्म कर दिया यहाँ पर सैंडफ्लाई। नाउ वी हैव टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ लेशमानिया। लेशमानिया डोनोवेनी और लेशमानिया ट्रोपिका दोनों की लाइफ साइकिल सेम है, ठीक है। अगर आपको लेशमानिया ट्रोपिका की आ गई तो आप लेशमानिया ट्रोपिका वर्ड यूज कर लेना, अगर लेशमानिया डोनोवेनी की आ गई तो लेशमानिया डोनोवेनी यूज कर लेना। तो जब हम विसरल लेशमानियासिस पढ़ेंगे तब भी आपने यही लाइफ साइकिल डालनी है उसके अंदर, और जब हम क्यूटेनियस लेशमानियासिस पढ़ेंगे तब हमने यही लाइफ साइकिल डालनी है, यानी कि दोनों के लिए, दोनों तरह की लेशमानियासिस के लिए लाइफ साइकिल ऑफ लेशमानिया इज सेम। ओके, डाइजेनेटिक है इसकी लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक मतलब इसको 2 होस्ट चाहिए। फर्स्ट इज प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट विच इज द ह्यूमन बीइंग, एंड सेकेंडरी और इंटरमीडिएट वेक्टर होस्ट है ये। इसमें सैंड फ्लाई एक्ट्स एज ए वेक्टर फॉर लेशमानिया, ठीक है। अब 2 स्पीसीज अभी हम पीछे पढ़ के भी हटे कि 2 स्पीसीज हैं सैंड फ्लाई की, फ्लीबोटोमस आर्जेंटिपस कॉज करेगी विसरल लेशमानियासिस, और काला अजार विच इज the causative agent of kala azar is Leishmania donovani, and Phlebotomus sargenti is responsible for cutaneous leishmaniasis, and the causative agent is Leishmania tropica. Reservoir host है इसके काला अजार के लिए है केनाइंस जिसमें आगे डॉग्स, और लेशमानिया ट्रोपिका के लिए हो गए, ओरिएंटल सोर के लिए हो गए बग्स एंड रोडेंट्स, ठीक है। लेशमानिया ट्रोपिका को कैरी करेंगे बग्स एंड रोडेंट्स, एंड लेशमानिया डोनोवेनी को कैरी करेंगे डॉग्स। दीज आर द रिजर्वायर होस्ट फॉर लेशमानिया डोनोवेनी एंड लेशमानिया ट्रोपिका। ओके, अब हमने पढ़नी है इसकी लाइफ साइकिल। तो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल जो कि हमने फ्लो डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करनी है। ओके, अब मैं आप इसको पार्ट्स में बताऊंगी आपको। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें कि आ गई हमारी इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई। इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई लेशमानिया को कहाँ कैरी करेगी? अपने प्रोबोसिस में। तो जो सैंडफ्लाई है उसके प्रोबोसिस में लेशमानिया आकर एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, देन दिस सैंडफ्लाई इज नोन एज इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई विच कैरी लेशमानिया इन इट्स प्रोबोसिस, ठीक है। जब ये इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी फॉर इट्स ब्लड मील, हमने पीछे अभी पढ़ा था कि उसके सेलाइवा के थ्रू प्रोटोजोन ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो जैसे ही किसी इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई ने किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट किया फॉर ब्लड मील, देन थ्रू इट्स सेलाइवा, इन्फेक्टिव स्टेज किया लेशमानिया की प्रोमेस्टिगोट्स, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। इन्फेक्टिव स्टेज इज प्रोमेस्टिगोट। तो जिस टाइम पर वो बाइट करेगी उसके सेलाइवा के थ्रू प्रोमेस्टिगोट ह्यूमन बॉडी की सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बाइट किया, प्रोमेस्टिगोट्स आर इंजेक्टेड इनटू द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ऑफ द होस्ट स्किन। जैसे ही प्रोमेस्टिगोट ने ब्लड वेसल्स में एंटर किया, उसी वक्त ब्लड के न्यूट्रोफिल्स बाइट साइट पर रिक्रूट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उस प्लेस को फिल करना स्टार्ट कर देंगे, बाइट वाली साइट को, ठीक है। जैसे ही न्यूट्रोफिल्स बाइट वाली साइट पर रिक्रूट कर गए, प्रोमेस्टिगोट न्यूट्रोफिल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप डायग्राम में देखोगे कि ये जो पिंक कलर से मैंने शो कर रखा है, दैट वाज द प्रोमेस्टिगोट स्टेज, ठीक है। जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है ना, सेम उसी तरह प्रोमेस्टिगोट का स्ट्रक्चर है। नीचे ट्राइंगल बनाकर एक स्ट्रेट लाइन से आपने प्रोमेस्टिगोट स्टेज को शो करना है। ये मैंने एरो नहीं लगा रखा पिंक कलर से, दैट वाज टेल ऑफ दिस प्रोमेस्टिगोट स्टेज, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल देख रहे हो आप, न्यूट्रोफिल ब्लू कलर से शो कर रखा है, और उसके अंदर प्रोमेस्टिगोट स्टेज पिंक कलर से शो करके दिखा रखी है कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर प्रोमेस्टिगोट स्टेज एंटर कर गई, ठीक है। तो नीचे लिखा भी है कि न्यूट्रोफिल्स, फेगोसाइटाइज्ड, प्रोमेस्टिगोट और पैरासाइट, ठीक है।
Now this neutrophil is known as infected neutrophil. So this is the infective stage. Infected हो गए न्यूट्रोफिल्स ह्यूमन, दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स. अब क्या होता है कि जिस टाइम पर थोड़े टाइम बाद ये न्यूट्रोफिल्स इस पैरासाइट को रिलीज करेंगे. आप देखोगे कि यहाँ पर न्यूट्रोफिल का ब्रेक हो गया और पैरासाइट बाहर आ रहा है. ठीक है, तो प्रोमेस्टिगोट स्टेज न्यूट्रोफिल से रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है. और उस टाइम पर जब ये बाहर निकल जाएगी तो कुछ मैक्रोफेजेस आएंगे जो इस प्रोमेस्टिगोट स्टेज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे. तो आप नेक्स्ट में देखोगे कि ग्रीन कलर से मैक्रोफेज दिखा रखा है जिसके अंदर प्रोमेस्टिगोट स्टेज एंटर कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ प्रोमेस्टिगोट कंज्यूम्ड बाय द मैक्रोफेजेस. अब क्या हुआ, जिस टाइम पर ये इसके अंदर चले जाएंगे उस टाइम पर ये प्रोमेस्टिगोट स्टेज इज कन्वर्टेड इनटू एमेस्टिगोट स्टेज. जब ये एमेस्टिगोट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी देन दिस इज द डायग्नोस्टिक स्टेज. हमारे अंदर सिम्टम्स आने अपीयर हो जाएंगे कि ह्यूमन बीइंग इज इन्फेक्टेड बाय सैंड फ्लाई. ठीक है, तो ये मैक्रोफेज के अंदर रेड कलर से एमेस्टिगोट स्टेज दिखा रखी है. अब आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है. नाउ इट बिकम्स ओवल इन शेप. और जब हमने पढ़ा था एमेस्टिगोट स्टेज इज ओवल इन शेप. ठीक है, एमेस्टिगोट स्टेज बन गई. अब आप देखोगे कि एमेस्टिगोट के अंदर मल्टीप्लीकेशन होनी स्टार्ट हो गई है. तो आप देखोगे नेक्स्ट में बाइनरी फिजन के थ्रू एमेस्टिगोट स्टेज starts dividing. So multiplication of amastigotes in the cells of various tissues including macrophages, this is also the diagnostic stage. और जब ये multiplication बहुत ज्यादा हो जाएगी then this macrophage burst और ये रिलीज करेगा amastigotes को बाहर की तरफ. ठीक है, तो ये था साइकिल पूरा ह्यूमन बीइंग का. आ गया समझ में पूरा. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काला अज़ार. ठीक है, तो सिर्फ यूरिएज की एमाइन ही एक ऐसी एंटीमोनियल कंपाउंड है जो कि इसकी ट्रीटमेंट में काम आएगी. आगे अभी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देयर इज नो वैक्सीन ऑफ प्रिवेंटिव ड्रग्स अगेंस्ट काला अज़ार. द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट ह्यूमन इन्फेक्शन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड फ्लाई बाइट्स बाय अडॉप्टिंग दीज फॉलोइंग मेजर्स. तो क्या क्या हम सैंड फ्लाई की बाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं. फर्स्ट इज अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज स्पेशली फ्रॉम डस्क टू डाउन. यानी कि मॉर्निंग से इवनिंग तक आप आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड कर दो. वियर लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स, लॉन्ग पैंट्स एंड सॉक्स ताकि आपके एक्सपोज्ड एरियाज पर बाइट ना हो सके सैंड फ्लाई की. ओके, स्टे इन वेल स्क्रीन्ड एरियाज. अप्लाई इंसेक्ट रेपेलेंट्स टू द एक्सपोज्ड स्किन. अगर आप फुल स्लीव्स की शर्ट्स या लॉन्ग पैंट्स नहीं डालते हैं देन अप्लाई इंसेक्ट रेपेलेंट्स. इंसेक्ट रेपेलेंट के में क्या कंटेन किया हुआ है, उसके अंदर क्या केमिकल है, DEET. ठीक है, NN डाई इथाइल मेटाटोल्यूएमाइड. दिस केमिकल इज प्रेजेंट इन दिस इंसेक्ट रेपेलेंट्स जो कि सैंड फ्लाई की बाइट से आपको हेल्प करेगा, सैंड फ्लाई को रिपेल करेगा कि वो आपको बाइट करे ही ना. इसमें ये दिस सिट्रोनेला कैंडल्स आर द गुड रेपेलेंट्स ऑफ सैंड फ्लाइज. मार्केट में मिलती है सिट्रोनेला कैंडल्स. दीज आर यूज्ड एज ए गुड रेपेलेंट्स. इसके अलावा स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन द लिविंग और स्लीपिंग एरियाज. और जो हमारे बेड के नेट्स हैं जो मतलब कि कवर करके रखते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट हो गए, उस तरह से जो बेड नेट्स हैं उसके अंदर एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दो. या फिर वो बेड नेट कंटेन ही करता है इंसेक्टिसाइड को. पायरीथ्रॉइड कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड बेड नेट्स आर यूज्ड टू रिपेल द सैंड फ्लाई. ओके, क्लियर. नेक्स्ट आ गया हमारी थेरेपी. थेरेपी में अभी हमने पढ़ा था कि एंटीमोनियल कंपाउंड की डिस्कवरी करी थी ब्रह्मचारी ने. तो हम इसमें एंटीमोनियल कंपाउंड्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आ गया कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी इज द अफोर्डेबल ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट. इसके अंदर हम रिकमेंडेड जो कि गवर्नमेंट ने रिकमेंड किए हैं एंटीमोनियल कंपाउंड सिर्फ उनकी थेरेपी देंगे. ठीक है, फर्स्ट इज सोडियम टाइबोग्लूकोनेट. सेकेंड इज पेंटाएमिडीन आइसोएथियोनेट. ठीक है, पेंटाएमिडीन आइसोइथियोनेट. नेक्स्ट इज मेग्लूमाइन एंटीमोनिएट.
ये आपको याद करने पड़ेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है राइट द नेम ऑफ एंटीमोनियल कंपाउंड्स या राइट एनी वन नेम या एनी 2 नेम्स ऑफ एंटीमोनियल कंपाउंड्स। तो कम से कम आपको 2 तो याद होने चाहिए। फिर एंटीबायोटिक्स हैं नियोस्टिबोसन, पैरोमोमाइसिन। This is the broad spectrum antibiotic which is approved by the Indian government in August 2006. Neostiboson, paromomycin. Next is miltefosine. This is the first oral, यानी कि इसको ड्रॉप में दी गई फर्स्ट ओरल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज मिल्टीफोसिन। इसके अलावा सोलिस्टिबोसन, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड। 3 तरह के कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स एंड सोलिस्टिबोसिन। बट क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि जो ये सैंड फ्लाइज हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू दिस एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। ये रेजिस्टेंट हो गई हैं, इसलिए हम कुछ भी यूज कर ले बट इन सैंड फ्लाइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिपेल नहीं होती और ना ये मरती है बिकॉज दे बिकम रेजिस्टेंट टू दीज एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। और इंडिया में तो इंडिया में हमने पीछे पढ़ा था कि बिहार इज द मोस्ट इफेक्टिव एरिया फॉर दिस सैंड फ्लाई। इंडिया में बिहार में 60% पार्ट ऐसा है जिसमें सैंड फ्लाई एंटी पैरासिटिक ड्रग्स के रेजिस्टेंट हो चुकी है। इसीलिए बिहार में काला आजार डिजीज मोर कॉमन है बिकॉज सैंड फ्लाइज बिकम्स रेजिस्टेंट टू दिस एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम यही है कि भी ट्रीटमेंट भी आ गई, सब कुछ हो गया बट सैंड फ्लाइज ने भी अपने आप को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया इन ड्रग्स के लिए। तो इसलिए इन ड्रग्स का इन सैंड फ्लाइज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। दे बिकम रेजिस्टेंट टू these existing anti-parasitic drugs.